Chill. So let's start. तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर आज हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड 2 हो चुके हैं। एंड वी होप के इनके नोट्स जो है आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये लेक्चर्स आपने वेल रिवाइज भी जो है वो कर रखे होंगे जैसा। तो सर लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में अभी तक क्या हुआ है, तो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर जो है हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट कर करके पहले जो है हम लोगों ने यहाँ पे 18 तक जो है वो खत्म कर दिया था। एंड सेकेंड लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने आर्टिकल 19 को जो है वो खत्म कर दिया था। एंड अब इससे आगे की तरफ जो है हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने किस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग होती है, किस तरीके से आपके पास यहाँ पे जुडिशरी वर्सेस स्टेट का होता है, और भी 15 आर्टिकल क्या कहता है, 16 17 वगैरह, इन सभी को जो है हमने इन डिटेल में जो है वो डिस्कस कर रखा है। आज जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे विच इज फ्रॉम दिस पॉइंट, यस, आर्टिकल नंबर 20। तो आज जो है हम लोग स्ट्रेट अवे आर्टिकल नंबर 20 से जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड समझेंगे कि आर्टिकल 20 जो है वो क्या क्या चीजें कहता है एंड क्या क्या जो है आपके पास फ्यूचर केसेस हैं। प्लस आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूज़पेपर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, सर न्यूज़पेपर की हेल्प से, यस, किस तरीके से न्यूज़पेपर की हेल्प से हम लोग जो है वो सब्जेक्ट को कवर करते हैं, और कैसे सब न्यूज़पेपर जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिवीजन में भी जो है आपके पास यहाँ पे हेल्प करता है, एंड कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को न्यूज़पेपर से जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर आज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 20। यस सर। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है सर? आर्टिकल 20 जो आपके पास है वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बीइंग अरेस्ट, यस, इन सबसे कि भाई आपको आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट जो है आपको यहाँ पे जो है वो ना मिले। क्या ना मिले सर? आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट जो है आपको यहाँ पे ना मिले, इससे जो है वो प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता है। यस सर। इस पूरे एक्ट के अंदर जो है आपके पास तीन मेन चीजें होती है सर। कौन कौन सी? एक पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट नंबर 2, एंड ये है आपके पास पॉइंट नंबर 3। पहला आपके पास होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब होता है समझते हैं? पहले सब याद कर लो क्या है नो एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फर्स्ट क्या है आपके पास? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यस सर। सेकंड क्या आपके पास? नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी। एंड थर्ड क्या है आपके पास? थर्ड है आपके पास नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। So first is no ex post facto law, second is no double jeopardy, and third is no self incrimination। सर ये तो याद हो गए, ठीक है, पर इनके मतलब तो समझाओ। मतलब है सिंपली कि एक, मान लो अगर आज आप कोई क्राइम करते हो, यस सर, एंड एक चीज हमेशा समझना, इंडिया में या कहीं पे भी क्राइम जो है वो किसको कहते हैं? तो क्राइम किसको कहते हैं? जो लॉ है ना, लॉ, यस सर, इस लॉ जो कहता है, यस सर, वो तुम अगर नहीं करते हो, ओके, एंड या फिर जो लॉ करने के लिए नहीं कहता है, यस सर, वो अगर आप करते हो तो उसको हम यहाँ पे क्राइम कहते हैं सर। मतलब लॉ कहता है कि आपको कभी भी किसी की हत्या जो है वो नहीं करनी चाहिए, अच्छा सर, बट अगर आपने हत्या कर दी तो क्या हो जाएगा? तो फिर ये आपके पास हो जाएगा क्राइम। लॉ कहता है कि आपको जो है वो चोरी नहीं करनी चाहिए, यस सर, बट अगर आपने चोरी कर दी तो फिर उसको बोलते हैं क्राइम। यस सर। तो जो चीज का आपके पास लॉ है, लॉ के अगेंस्ट में आप कुछ भी करते हो, लॉ के अगेंस्ट में आप कुछ भी करते हो, उसको जो है हम लोग यहाँ पे क्राइम जो है वो कहते हैं। सर ना एक बात बताओ ना, क्या सर अगर किसी चीज का लॉ नहीं है और अगर मैं वैसा कुछ कर दूं तो क्या उसको क्राइम कहेंगे? क्या ना, उसको क्राइम नहीं कहेंगे सर। मतलब मान लो तुमने एक दिन जो है वो भूत भगाया। सर भूत भगाया, हाँ, तुमने कहीं से भूत भगाया। सर कहाँ से? मान लो तुम्हारे मन में आया ना, कहीं पे भी होता है कि भूत भगाया, तुमने भूत को मार दिया, तुमने ये कर दिया। तो इसको लेकर के कहीं कोई भी जो है वो आपके पास यहाँ पे लॉ जो है वो नहीं है। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या होता है, पहले के टाइम में आपके पास एक इंसान आता है, यस सर, एंड ये जो है वो इंसान एक साथ 50 लोगों को मार देता है। सर क्या बात कर रहे हो? यस, एक साथ 50 लोगों को जो है वो मार देता है, यस सर। फिर पुलिस इसको पकड़ती है और पुलिस इसको पकड़ करके इसके ऊपर हत्या का, किसका? हत्या का केस जो है आपके पास यहाँ पे करती है। सर हत्या का केस इसके ऊपर क्यों कर रही है? सुनो तो सही, यस सर। फिर थोड़े टाइम बाद में वापस, तो थोड़े टाइम मतलब 1 घंटा 2 घंटा, अरे नहीं, वक्त बीता, समय बीता, हालात बीते, साल बदले, और उसके बाद एक आदमी फिर आता है और फिर से वही 25 लोगों को मार देता है। अच्छा सर, बंदूक लेकर के ठाए 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 करके जो है 25 लोगों की मार देता है। सर इसके ऊपर भी ना वापस ना हत्या का जो है वो केस बना दो ना बेटा ना, इसके ऊपर हत्या का केस जो है वो नहीं बनता। तो फिर सर
इसके ऊपर टेररिज्म तक का केस जो है आपके पास यहाँ पे बन सकता है। सर क्यों? क्योंकि इस दोनों ईयर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में आपके पास यहाँ पे टेरर को लेकर के मान लो कानून जो है आपके पास यहाँ पे पास हो गया, तो फिर अब इसके ऊपर किसका कानून, इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेंगे? सर टेररिज्म के चार्जेस है वो लगेंगे। सर पहले वाले के ऊपर क्यों नहीं लगेंगे? इसने तो 50 लोगों को मारा था बेटा, क्योंकि उस टाइम में टेररिज्म जो है वो डिफाइन नहीं था, टेररिज्म को लेकर के हमारे पास यहाँ पे लॉ जो है वो नहीं था। तो जब तक हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है, यस, जब तक आपके पास कोई लॉ नहीं है, सो क्राइम किसको बोलोगे? लॉ के अगेंस्ट में। अगर लॉ नहीं तो फिर क्राइम नहीं। सो पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस। क्या है? दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम इट वाज कमिटेड। जब कमिट किया, अगर उस टाइम में अगर वो ऑफेंस नहीं है, तो फिर उसके लिए जो है उसको आपके पास यहाँ पे सजा जो है वो नहीं मिल सकती है। दिस मीन्स दैट द क्रिमिनल लेजिस्लेशन कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। कि हम इसको पीछे जा करके कि आज हम लॉ बना देते हैं और सिर्फ पहले वाले को पकड़ करके जो है अभी जो है वो सजा दे देते हैं, तो ऐसा जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होता है। अगर आज आपके पास कोई भी लॉ बना है, तो आज के बाद अगर कोई भी इसको ब्रेक करता है, तो वो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे सर क्राइम। बट इससे पहले ना 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 सर, टाइम में भूतकाल में चल करके जो है वो किसी को भी सजा जो है हम लोग यहाँ पे नहीं देते हैं। सेकंड आपके पास आता है नो डबल जियोपार्डी। सर नो डबल, सर ये ना मेरे साथ ना घर पे बहुत हुआ है। तो मतलब ना मैं ना सर घर पे कभी भी कोई भी सर गलती करता था ना, हाँ, तो पहले तो ना सर मम्मी मारती थी, फिर ना सर पापा शाम को दफ्तर से घर पे आते थे तो मम्मी शिकायत करते थे, फिर पापा फिर से मारते थे। सर ना कितना गलत होता था, एक ही काम के लिए ना दो दो बार थप्पड़ खानी पड़ती थी सर। बेटा बहुत ही गलत है। और क्योंकि सरकार तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे होता है नो डबल जियोपार्डी। तो मतलब एक क्राइम के लिए आपको एक ही बार जो है वो सजा हो सकती है, वापस दोबारा उसी के लिए जो है आपके पास यहाँ पे सजा नहीं हो सकती। इसको बोला जाता है नो डबल जियोपार्डी। अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। कि अगर आपने एक क्राइम किया है तो फिर उसको लेकर के सजा भी कितनी मिलेगी? सर एक ही बार जो है वो मिलेगी। सर मेरी मम्मी को ना ये बात बता दो, क्यों? कि बस मम्मी थप्पड़ मारनी है तो तुम मार लो, पापा को मत बताना। एंड अगर पापा को बताना है तो फिर तुम्हें अब मुझे मारने का कोई हक जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में चलता है नो डबल जियोपार्डी। यस सर। फिर क्या है? फिर आपके पास आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब जो तुम्हारे साथ घर पे होता है ना, बता सच बता सच बता, हाँ सर, ये सब चीजें ना सर पुलिस के सामने जो है वो नहीं चलती। क्लियर? ये सब चीजें पुलिस के सामने जो है आपके पास यहाँ पे नहीं चलती है। सो अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्व। कि वो खुद के ही अगेंस्ट में जो है वो एविडेंस दे दे, ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं चलता है। एंड मैं अगर आपको इन तीनों में से 1, 2 एंड 3 में से अगर कोई सबसे ज्यादा पेचीदा है ना, तो सबसे ज्यादा पेचीदा आपके पास होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कौन होता है सबसे ज्यादा पेचीदा? सर आपके पास होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब मैं ना आप लोगों को एक जो है वो न्यूज बताऊंगा, और उस न्यूज के थ्रू मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे एक न्यूज आर्टिकल आपको पूरी की पूरी पॉलिटी की जो है वो पढ़ाई करा देता है। जिस कैसे एक न्यूज आर्टिकल आपको पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी के जो है वो उसकी पढ़ाई जो है आपको यहाँ पे करा देता है। रेडी सब लोग? यस रेडी। चलिए गुड वन। तो स्टार्ट करता है। तो देखो हाल ही के टाइम में आप सबको पता होगा कि दिल्ली सरकार को लेकर के जो है वो केस चल रहा है। क्या चल रहा है? दिल्ली सरकार को लेकर के जो है वो केस चल रहा है, जिसमें मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल को, बहुत सारे लोगों को जो है वो जेल हो जाती है। एंड जेल हो देती है तो फिर वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं और कोर्ट जो है उनकी बेल की प्ली को जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो फिर वो अलग अलग अपने 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 ना फंडामेंटल राइट्स को ना वहां पे की दुहाई देते हैं कि सर मेरा ये वाला फंडामेंटल राइट जो है वो इसमें जो है उसका दोहन किया गया है, मेरे इस वाले फंडामेंटल राइट का इसमें जो है वो दोहन किया गया है। अगर आप लोगों ने उस न्यूज को अगर सही से पढ़ा हो, तो फिर आपको देखोगे कि सब कुछ लाइन बाय लाइन ना कैसे वहां पे रिवाइज होता है, कैसे आप वहां से उस आर्टिकल से पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो आर्टिकल है आप उसको जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल एक न्यूज पढ़ूंगा ना, मैं और कुछ नहीं करूंगा, सिंपल एक न्यूज पढ़ूंगा, और आप लोगों को ये चीज देखनी है कि एक न्यूज को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इस लेक्चर को अभी करने का, अदरवाइज तो ये हम ऑलरेडी पॉलिटिकल लेक्चर में हम कर चुके हैं, पर इसको यहाँ पे करने का यही है कि मैं आपको बताऊं कि हम किस तरीके से पढ़ना है न्यूज को, हमको किस तरीके से। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि अगर जैसे ही आपने कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन कर लिया है, अब जाकर के उसको उसकी न्यूज जो है आपके पास यहाँ पे देखनी है। एंड अगर कोई भी नया पॉइंट मिलता है उसको ले जाकर के आपको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास न्यूज आती है, तो क्या न्यूज आती है? आपके पास यहाँ पे न्यूज आती है मार्च 1 2023 की। आपके पास एक न्यूज है दैट मनीष सिसोदिया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस हाउ द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन वर्क। ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो
किस तरीके से आपके पास यहाँ पे काम करता है। अब हम सिंपल इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और एक एक लाइन को देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है वो कौन सी चीज काम की होती है, कौन सी चीज काम की नहीं होती है। तो मैंने क्या कहा, इन तीनों में से ही, यस, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रीमेंटेशन में से जो अभी आप लोगों के काम का है वो कौन सा है, नो सेल्फ इंक्रीमेंटेशन। ये ना बार बार आपके पास यहाँ पे जो है वो न्यूज में वगैरह आपके पास यहाँ पे आता ही रहता है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखना कि आर्टिकल 20 जो है वो आपके पास सिटीजन एंड फॉरेनर्स दोनों को ही आपके पास यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट करता है, एंड इट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द आर्बिट्री एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट मशीनरी। चलो सर, तो इस आर्टिकल को पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या कहता है, द सीबीआई हैज sought further custody of Manish Sisodia saying he is being evasive during interrogation। क्या कि भाई मनीष सिसोदिया जो है वो अपने जवाबों से जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। सिसोदिया argued that it would be a travesty if the court granted remand for self incrimination। यस, कि भाई सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए अगर कोर्ट इसको रिमांड दे देता है तो ये जो है वो गलत होगा। अब समझते हैं कि सर यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है। तो अगर आप इन आर्टिकल्स को देखते हो, इस पूरी न्यूज को देखते हो, आपको पूरा का पूरा केस ना समझ में आएगा कि कैसे पॉलिटी में ना चीजें घुसाई जाती है, किस तरीके से उनको यूज किया जाता है। करेक्ट। अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिफ्यूज टू हियर अ प्ली बाय दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सीकिंग बेल in the excise policy case after a Delhi court on Monday remanded him in CBI custody till March 4th. The Supreme Court disapproved of Sisodia approaching it directly under Article 32। तो किसमें गए थे वो गए आर्टिकल 32, मतलब सर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में रिट्स वगैरह जो हम लोग दायर करते हैं उसके अंदर में जो है आपके पास यहाँ पे गए थे, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द रेमेडी फॉर मूविंग द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी वाज अवेलेबल टू हिम। तो पहली बात तो क्या कही गई है कि भाई जब तक आप हाई कोर्ट में जा सकते हो तो पहले वहां पे जाओ, डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो क्यों आ गए हो आप लोग। तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे जो है वो आता है। यस, यस। फिर आपके पास सेकंड आता है। अब देखो यहाँ से आपके पास यूपीएससी जो है वो आपके पास एक प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव भी बना सकती है कि क्या अंडर आर्टिकल 32 के अंदर किसी रिट को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है क्या, ऑन द बेसिस के अक्यूज के पास है जो है वो, या जो भी दायर करता है उसके पास जो है सेक्शन 482 की जो है वो अभी उसके पास अवेलेबल हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। अब जब तक आपने इस डायरेक्ट इसको नहीं देखा होता, आप में से कई सारे लोग यही सोचते हैं कि नहीं सर अगर अप्लाई किया है तो फिर रिजेक्ट क्यों, तो कोर्ट को तो जो है सुनना पड़ेगा। बट ध्यान रखना है, हाँ वो रिजेक्ट भी जो है वो कर सकता है। So, special CBI judge K. Nagpal had granted CBI Sisodia's custody on the grounds that he had failed to provide a satisfactory answer, कि भाई इसने जो है वो satisfactory answer जो है आपके पास यहाँ पे नहीं दिया। तो बात कहाँ से आ रही है, बात उठ रही है सवालों की और जवाबों की। ठीक है, तो मनीष सिसोदिया कहेगा कि भाई मैं जो है वो जवाब देना ही नहीं चाहता, या फिर मैं जो है अपना, मेरे को तो चुप रहना है। यस, आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज माई राइट टू बी साइलेंस। तो यहां से फंडामेंटल राइट को लेकर के आपके पास एक लड़ाई जो वो स्टार्ट होती है। तो सीबीआई क्या कहती है, दैट ही हैज फेल्ड टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी आंसर्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। द कोर्ट हैड रिजेक्टेड सिसोदिया's आर्गुमेंट दैट ही हैड अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सर फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बेटा पहले पूरी कहानी समझना, उसके बाद ही कमेंट करना। यस, पूरी की पूरी कहानी समझना, उसके बाद ही जो है आप लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा। ओके सर, तो समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि चलो ये जो है वो है क्या आपके पास। तो द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन हैज इट्स ओरिजिन इन रोमन लॉ में, ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री है इसका, and evolved as a district right in the English jurisprediction. The Fifth Amendment of the United States say no person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself without due process of law। ये कैच है, प्लीज ध्यान रखना। No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself without due process of law। मतलब विदाउट, अगर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया तो फिर ये चीज करी भी जा सकती है। अगर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया तो फिर ये चीज करी भी जा सकती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड इन एनी क्रिमिनल केस टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर विदाउट को अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि अगर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया तो फिर हम जो है वो इसके लिए जा भी सकते हैं। अ राइट दैट इज colloquially referred to as taking pleading the fifth। क्या बोलते हैं इसको, टेकिंग या फिर प्लीडिंग दी फिफ्थ। यस सर। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो आपके पास होता है विच इज फंडामेंटल राइट्स में आपके पास आता है पार्ट 3, ये क्या कहता है, नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब देखोगे ना आप दोनों में चेंज है, यहां पर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है,
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिंपल है कि भैया आप जो है वो कर ही नहीं सकते। यस, आप जो है यहाँ पे कर ही नहीं सकते। ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब इसी को देखो किस किस तरीके से यूज किया जाता है। द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड द राइट टू रिमेन साइलेंट। दो राइट की बात करी गई है, एक दैट आई एम इनोसेंट and second right to remain silent in an integration essentially flow from the constitutional guaranteed right against self incrimination। कि इसी से आपके पास ये दो राइट भी जो है वो आते हैं। कौन कौन से राइट, कौन कौन से? पहला कि भैया मैं जो है वो इनोसेंट हूँ, एंड सेकंड आई हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, कि मेरे को तो चुप रहने का जो है वो अधिकार है, मैं चुप जो है वो चुप रहूंगा, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तो ये इनके ओरिजिन आपको कहाँ से मिलते हैं? इसी से। यस, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 से ही जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन अप्लाई इन क्रिमिनल केसेस, कि ये जो है वो क्रिमिनल केसेस में आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो अप्लाई होता है। सिंस द ओनर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द केस ऑफ प्रूविंग द केस अगेंस्ट अक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज ऑन द स्टेट। ये पूरी की पूरी एक ना लाइन ना एक बार पूछी गई थी कि क्या ये ओनर्स जो है वो स्टेट के ऊपर होता है क्या? तो आंसर है यस। ठीक है, ओनर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द केस अगेंस्ट अक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज ऑन द स्टेट, ये स्टेट के ऊपर होता है कि भैया तुमको जो है ये क्या करना है, ये प्रूव जो है वो करना है। अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ और शेयर इन्फॉर्मेशन दैट माइट गो अगेंस्ट हिम इन ट्रायल। ठीक है सर। एक जजमेंट आपके पास आता है 1961 में इन द स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस ये कथी कालू। इसमें कहते हैं 11 जज की एक बेंच बैठती है और यहाँ पे कहा जाता है कि भैया ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स, सिग्नेचर and thumb impressions would not violate the right against self incrimination of the accused। और जब ये आपके पास 1961 में आ गया ना, उसके बाद ये वाली पॉइंट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो है ये वाली लाइन आपके पास आने लग जाती है कि क्या फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं क्या? हाँ लिए जा सकते हैं। क्या फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं क्या? हाँ लिए जा सकते हैं। क्या सिग्नेचर्स लिए जा सकते हैं क्या? हाँ लिए जा सकते हैं। क्या थंब इम्प्रेशन लिए जा सकते हैं क्या? हाँ लिए जा सकते हैं। अब मैं यहीं पे एक वापस साइंस एंड टेक वाला क्वेश्चन लाता हूँ कि आपने ये तो सारी की सारी चीजें देख ली, मुझे बताओ क्या डीएनए सीक्वेंसिंग, क्या डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है क्या इस टाइम उसका? यस, क्या डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है क्या इसका? अभी अभी हमने इसको लाइव क्लास में पढ़ा भी था, साइंस एंड टेक की क्लासेस में हमने इसको जो है वो पढ़ा भी था कि क्या डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है इस टाइम में? यस, गुड वन, ये इसको हमने साइंस एंड टेक में जो है वो कवर किया भी था। यस, गुड वन। तो ऐसे लिंक करते हुए सब्जेक्ट्स को जो है हम लोगों को पढ़ना होता है, ऐसे लिंक करते हुए सब्जेक्ट्स को जो हम लोगों को पढ़ना होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या मिल गया? सिंपल, जैसे अगर आप लोग बुक पढ़ते हो तो आपको बुक तो पढ़ती हो, बट जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर किसी ने पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन पहले से पढ़ रखा है तो ये क्या हुआ, ये उसका रिवीजन हो गया, सिंपल रिवीजन। यस, ये चीज होती है। सो क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट? क्या फोटोग्राफ ले सकते हो, फिंगरप्रिंटिंग ले सकते हो, सिग्नेचर ले सकते हो, थंब इम्प्रेशन ले सकते हो, ये सब कुछ वायलेट नहीं करता है आपके पास। द कोर्ट दिस यहाँ क्या, डिस्टिंग्विश टू बी अ विटनेस फ्रॉम फर्निशिंग एविडेंसेस। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ एविडेंसेस देना है। इसको विटनेस बनना जो है उन लोग नहीं कहते हैं, ये क्या है, एविडेंसेस बनना जो है आपके पास यहाँ पे, क्या आप एविडेंसेस जो है यहाँ पे दे रहे हो। तो ये लाइन जो है आपको यहाँ पे पता चलती है। फिर देखो 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है आपके पास रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर दैट ब्रॉडन द पैरामीटर ऑफ हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे हैंड राइटिंग को लेकर के डिस्कशन किया जाता है। हैंड राइटिंग सैंपल्स टू इंक्लूड वॉइस सैंपल्स, कि भाई हैंड राइटिंग सैंपल्स ही था, अब आप इसके अंदर वॉइस सैंपल्स भी ले सकते हो। एडिंग दैट दिस वुड नॉट वायलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। अब देखो हैंड राइटिंग ना आप सब लोग जब भी पढ़ते हो ना वहां पे पढ़ते हो, बट ये वॉइस सैंपल्स ना आप लोग नहीं पढ़ते हो। यस, एंड किसी भी दिन ना वॉइस सैंपल्स को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपको लोग देखोगे कि यार ये तो ना हमने कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब ना तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, ना कभी हमने पढ़ा ही नहीं। और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको जो है वो गलत कर दो, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको जो है वो गलत कर दो। तो अपने नोट्स को जाकर के अपडेट कर लेना कि यहाँ पर 2019 के अंदर जो है जजमेंट दिया गया था एंड इसके अकॉर्डिंगली वॉइस सैंपल्स को भी आपके पास क्या है, इंक्लूड जो है वो कर दिया गया है। एडिंग दैट दिस वुड नॉट वायलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो वॉइस सैंपल्स भी आपके राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को हार्म नहीं करते हैं, उसको वायलेट नहीं करते हैं। 2010 के अंदर आप यहाँ पे देखते हो सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आपके पास यहाँ पे कहा कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। अब देखो इस लाइन में भी कैच है, इसमें कैच क्या है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज। अगर कंसेंट ले लिया तो फिर क्या होगा कि नहीं होगा, तो फिर कर सकते हो। यस, कंसेंट ले लिया तो फिर कर सकते हो, बट अगर आपने कंसेंट नहीं लिया है, अगर आपने कंसेंट नहीं लिया है
तो फिर क्या करेगा, तो फिर वो जो है आपके पास यहाँ पे वॉयलेट जो है वो कर देता है। अगेन जो डीएनए को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, हाउ एवर ऑब्टेनिंग अ डीएनए सैंपल फ्रॉम द अक्यूज इज परमिटेड। सब लोग अभी अभी क्या कह रहे थे? यस सर, सब लोग अभी अभी क्या कह रहे थे? So if an accused refuse to give a sample, the court can draw adverse interferences against him under the section 114 of the Evidence Act. Yes, so DNA samples लेना परमिटेड है, करेक्ट? चलिए सर, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अब समझते हैं कि सर मनीष सिसोदिया के केस में जो है आपके पास यहाँ पे क्या हुआ। तो अपडेट्स मिल गए ना आपको, क्या क्या अपडेट्स है? वॉइस का आपके पास अपडेट है, फिर डीएनए सैंपल्स को आपके पास यहाँ पे करना जो है वो अपडेट है। बट प्लीज डीएनए सैंपल में समझना, डीएनए सैंपल किसके? डीएनए सैंपल किसके? अक्यूज के, हर किसी के नहीं। डीएनए सैंपल भी किसके? अक्यूज के। आई होप समझ आया ये डिफरेंस। यस, समझ आया ये डिफरेंस, डीएनए सैंपल्स किसके? अक्यूज के। इसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग में, उसमें भी हमने जीनोम जो जीन डेटा बैंक वगैरह बना था उसमें भी हमने बात करी थी, है ना, कि जब कोई क्रिमिनल आपके पास आता है तो उसके जीन्स को लिया जा सकता है। ऐसे ही तो लेते हैं, इसी से जीन डेटा बैंक बनेगा आपके पास, उसको साइंस एंड टेक में डिस्कस किया था हमने, करेक्ट? यस, तो ये चीज जो आपके पास यहाँ पे आती है, तो इनको जो है आप लोगों को अपडेट कर लेना है, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो मनीष सिसोदिया के केस में आपके पास क्या होता है। The CBI told the special court that it would need custody of the accused since he was evading during the interrogation, कि ये जो है वो आंसर नहीं कर रहे थे। तो इनके एडवोकेट कहते हैं who appeared for सिसोदिया said that cannot be ground for seeking remand, कि सर ये जो है वो कोई ग्राउंड नहीं हो सकता जिसके लिए जो है आप यहाँ पे रिमांड जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो मांगो। यस, ये जो है वो कोई, यस, ग्राउंड नहीं हो सकता जिसके लिए आप जो है वो रिमांड मांगो। देयर केस शिलाई डिड नॉट आंसर इन द वे दे वांटेड मी टू आंसर, कि सर मैंने तो ना ये जैसे चाहते थे वैसे जवाब नहीं दिया है, वरना मैंने जवाब तो जवाब दिया है। आई विल शो व्हाई दैट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिमांड, ठीक है। He argued that if the court granted remand for self incrimination then that would be a travesty। ये चीज आपके पास की भाई, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए जो है अगर यहाँ पे आपके पास ग्रांट जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, अब कोर्ट जो है वो क्या रीजन देता है, समझना। अब यहाँ से आप हम लोगों को समझने के लिए जो वो चीज मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल लॉ का इंटरप्रिटेशन हमेशा कौन करता है? जुडिशरी। तो यहाँ से हमको समझने को मिलता है। तो इन दिस ऑर्डर ग्रांटिंग रिमांड, Judge Nagpal sought to differentiate between giving legitimate answer and protecting the right against self incrimination। सर आप ना इस लाइन के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हो? मैं इस लाइन के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इस लाइन को ना आप अपनी दीवारों के ऊपर लिख लेना। सर क्यों? क्योंकि अगर सेल्फ इंक्रिमिनेशन को लेकर के, राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन को लेकर के अगर आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता है, आप सोचो ये लाइन कितनी अच्छी है आपके आंसर में लिखने के लिए। यस, ये लाइन कितनी अच्छी है आपके आंसर में लिखने के लिए, कि हमको एक डिफरेंस को समझना पड़ेगा। किसको? कौन से डिफरेंस को? गिविंग लेजिटिमेट आंसर एंड प्रोटेक्टिंग द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये डिफरेंस जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। द जज डिड नॉट एलाबोरेट ऑन व्हाट वुड बी काउंटेड एज लेजिटिमेट। सर ये जजेस ने छोड़ दिया, हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर छोड़ दिया, ये केस के ऊपर छोड़ दिया, उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर छोड़ दिया, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे छोड़ दी जाती है। बट ये लाइन ना आप सभी को जो है वो याद होनी चाहिए, आप सभी के नोट्स पे मुझे चाहिए, और आप सभी को जो है वो याद भी होनी चाहिए। इट इज ट्रू दैट ही कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू मेक सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्टेटमेंट, बट द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस एंड ऑफ अ फेयर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड दैट ही शुड कम अप with some legitimate answer to the question which are being put to him by the IO। क्लियर? तो यहां से भी आपको ये पूरा पैराग्राफ आपके पास मेंस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको मेंस के लिए पॉइंट्स है वो मिलता है। Some of his subordinates are found to be to have disclosed certain facts which can be taken as incriminating against him and some documentary evidence। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ खास पॉइंट है नहीं आपके पास। तो ये दो पॉइंट जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और दो भी नहीं, एक ही पॉइंट है। क्या है? कि आपको लेजिटिमेट आंसर जो है वो देना है। लेजिटिमेट आंसर जो है आप लोगों को यहाँ पे देने पड़ते हैं। ऑनवर्ड ग्राउंड द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट सिसोदिया प्ली। ये रिजेक्ट करने का तो मेन तो यही था कि भाई आर्टिकल 32 आप डायरेक्टली क्यों लेकर के आ रहे हो, जब आपके पास जो है वो हाईकोर्ट में जाने के लिए जो है आपके पास यहाँ पे है।
So Supreme Court refused to intervene in Sisodia's arrest at this stage. He had moved the Supreme Court under Article 32, which gives citizens the right to approach the top court when their fundamental rights are violated. A bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud asked the Sisodia to avail alternate remedies कि भैया आप जो वो दूसरे remedies आप यहाँ पे देखिए जो कि सीआरपीसी में आपके पास यहाँ पे मिलती है, under which no provision in the CRPC can limit or affect the inherent power of the High Court to make such orders or to make be or to may be necessary to give effect to any order that under this code. तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है, तो ये यहाँ पे जो है वो खत्म होता है। क्लियर? तो इस तरीके से एक न्यूज जो आपके पास होती है ना, एक न्यूज से आप देखो पूरा का पूरा आर्टिकल आपके पास जो है यहाँ पे रिवाइज होता है। यस। अब लोग इसको करंट अफेयर समझते हैं जिन लोगों ने पॉलिटी को सही से पढ़ा है। यस, जिन लोगों ने पॉलिटी को सही से पढ़ा है। क्या ये करंट अफेयर था? बताओ, क्या ये करंट अफेयर्स था? कभी भी यूपीएससी आपसे एक्साइज का केस तो पूछने से रही कि बताओ अरविंद केजरीवाल और इनका मनीष सिसोदिया का क्या केस हुआ था, ये तो कभी भी पूछेंगे नहीं। बट उस केस को लेकर के ये जितना कुछ भी जो आपके पास चल रहा है उसको तो लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं। और इन्हीं लाइन से, जो मैंने लाइंस आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, इन्हीं लाइन से पता है आपके मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। इसी में जो आपके ये पॉइंट्स दिए गए कि वॉइस को भी इंक्लूड करो, ठीक है, डीएनए को भी ले सकते हैं, इन सभी से आपके पास प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनता है। करेक्ट? अंडरस्टूड? कितने लोगों को समझ आई ये बात? यस? चलिए, गुड वन। यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ये होता है आपके पास आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 जो है आपके पास ये आपके पास है, इसको बोला जाता है राइट टू प्रोटेक्शन। राइट ऑफ प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रोटेक्शन। तो क्या कहता है सर ये आर्टिकल? ये कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये लाइन मेरे को आप सभी से याद चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, एक्सेप्ट 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 इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। सर मैं ना इस कानून को ना कुछ समझा ही नहीं। देखो, पहली बात तो ये चीज समझो, कोई भी क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। चलो लाइफ की बात करते हैं। कोई भी तुमसे तुम्हारी जान जो है वो नहीं छीन सकता है। सर कोई मुझे नहीं मार सकता। ये सर मैं अमर हो गया हूँ। अरे ऐसे तो मरोगे ना। हाँ सर, मगर ऐसे मर है ना, कोई सर मेरी जान नहीं ले सकता। यस सर, कोई आपकी जान जो है नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, मगर एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। सर ये क्या बात है? ये मैं नहीं समझा। देखो अब तुम्हारी कोई भी जान नहीं ले सकता, बट अगर आपने जाकर के कोई क्राइम किया या आपने जाकर के किसी की जान ले ली, ठीक है सर, फिर क्या होगा? फिर आपके ऊपर होगा जो है सर केस। अच्छा सर, फिर क्या होगा? फिर केस का आएगा आपके पास जजमेंट। अच्छा सर, एंड उस जजमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे आया कि भैया इस इंसान को जो है वो फांसी की सजा दे दी जाए। यस सर, तो फिर बिल्कुल स्टेट जो है आपकी यहाँ से जान जो है वो ले सकता है। सर ना ये जान ले सकता है, चलो ये बात तो मुझे भी समझ में आई, बट ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ जो है आपके पास यहाँ पे क्या है? तो लॉ ना आपके पास यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो अप्लाई करता है कि जब कभी भी किसी भी इंसान को आपके पास यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है तो फिर आपके पास ना एक प्रोसेस जो है हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होता है। यस, वो ड्यू प्रोसेस पूरा का पूरा अगर फॉलो होता है, जैसे जैसे जब आपको अरेस्ट करो तो फिर आपको उसके रीजन जो है वो बताने चाहिए कि भाई क्या रीजन की वजह से, ऑन व्हाट ग्राउंड जो है आपको यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद क्या किया सर? उसके बाद आपको अरेस्ट करके जो है वो थाने लेकर के जाएंगे। यस सर, फिर क्या? फिर आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, एंड फिर आपको साथ में ये भी बताना है कि तुम्हारे पास पूरा का पूरा हक है कि तुम जो है वो साइलेंट भी रह सकते हो और तुम जो है अपने लिए एक वकील को भी जो है वो बुला सकते हो। ओके सर, फिर क्या होगा सर?
फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर से कितने 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया जाता है। अच्छा सर। एंड फिर जो है आपकी चार्जशीट बनाई जाती है। फिर चार्जशीट के बाद आपके पास के ऊपर जो वो केस चलता है, जजेस के सामने केस होंगे। एंड उसके बाद आपके पास आता है फैसला। यस सर। एंड फैसले में अगर कह दिया कि फांसी दे दो तो फिर आपको फांसी जो है वो दे दी जाएगी। सर ऐसे कैसे दे दी जाएगी फांसी? फांसी दे दी जाएगी सर। ऐसे कैसे फांसी दे देंगे सर? नो पर्सन शेल नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सर। कैसे फांसी दे देंगे ऐसे? बेटा फांसी दे देंगे। क्यों? क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो हो चुका है। सर क्या? ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, कानून का जो लॉ जो प्रोसेस है वो क्या है, वो पूरा का पूरा फॉलो हो चुका है। अगर इसमें से भी कहीं पे भी ब्रीच होती तो फिर वो चीज कहता है कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं हुआ है। बट अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ द ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ अगर वो फॉलो होता है तो फिर ऑब्वियसली आपसे आपकी लाइफ, आपसे आपकी लिबर्टी, सब कुछ जो है वो छीनी जा सकती है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको ना बहुत आधा अधूरा याद रखते हैं इस आर्टिकल को, है ना, कि आर्टिकल 21 क्या है, वो तो अरे सिंपल राइट ऑफ प्रोटेक्शन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बस इतना सा याद रखते हैं। पर प्लीज ध्यान रखना, इसमें जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये प्लीज ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं लिखते हो तो फिर ये आर्टिकल पूरा का पूरा अधूरा है। क्या है? ये आर्टिकल आपके पास पूरा का पूरा अधूरा है। समझ आया ये सभी को? यस, ये समझ आया कि ये आर्टिकल सर पूरा का पूरा अधूरा है अगर आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ जो है वो नहीं लिखा, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये जो है अगर आपने नहीं लिखा, यस, अगर ये आपने नहीं लिखा तो फिर क्या है, ये अधूरा है। तो एक बार लिखोगे सारी, व्हाट इज आर्टिकल 21, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज आर्टिकल 21, व्हाट इज आर्टिकल 21, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज आर्टिकल 21, राइट डाउन व्हाट इज आर्टिकल 21, राइट ऑन द कमेंट वॉल कि आर्टिकल 21 जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। जल्दी लिखिए। राइट 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 फास्ट। No person shall be deprived of his life in one. Good, 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 good. Good, Pallavi, good. अपेक्षा, good. किसने साक्षी ने भी रिवाइज किया है, मैथिली ने भी रिवाइज किया है, पल्लवी, पारुण, मेघना, गुड, संध्या रावत, गुड, संयमिता, गुड, गीश्री, गुड, भूमिका, अच्युत, गुड, 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 गुड। चलो, तो ये जो है हमें याद हो जाता है, आगे चलते हैं। चलिए, गुड वन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सर ये तो हुआ आर्टिकल नंबर 21। ठीक है सर। तो आपको पता है हमने 3 आर्टिकल्स पढ़े हैं सर, कौन कौन से आर्टिकल्स हमने? एक तो आप पढ़ा है आर्टिकल नंबर 14, ये सर। फिर हमने पढ़ा है एक आर्टिकल नंबर 19। फिर हमने पढ़ा है एक आर्टिकल नंबर 21, ये सर। सर ये ऐसा क्यों बनाया सर? ये ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि इनको याद कर लो, आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को एंड आर्टिकल 21 को। सर क्यों? क्योंकि इन तीनों को ही बोला जाता है क्या सर? गोल्डन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ये जो आर्टिकल 21 है, ये सर, इसको तो बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज द बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको तो ये तक जो है आपके पास यहाँ पे कहा जाता है। चलिए सर, ठीक है सर। तो आर्टिकल 20 डन, आर्टिकल 21 डन। सर डन हो गया? अरे रुको तो सर, अभी उसमें बहुत कुछ बाकी बचा है। बट वो सब कुछ पढ़ने से पहले हम पहले एक बार आर्टिकल नंबर 22 देखेंगे। तो क्या देखेंगे? आर्टिकल नंबर 22 जो वो देखेंगे। अच्छा, तो ये आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है
आपको बेसिकली आपको एक तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सर क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, सर किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यस, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इन सर्टेन केसेस क्या करता है? ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अच्छा सर, ये कैसे प्रोवाइड करता है? अरे इसके पूरे पॉइंट तो सुनो जैसा। तो ये आर्टिकल आपके पास कहता है कि नो पर्सन, क्या कहता है? नो पर्सन जिसको कि आपने अरेस्ट किया है शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी, shall be detained in custody. No person who is arrested shall be detained in custody without informing। कि अगर आपने किसी को भी, मान लो अगर आपने किसी को भी अरेस्ट किया है, तो फिर आप उसको कस्टडी में नहीं रखते अगर आपने उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि आपको किस ग्राउंड के ऊपर, किस जुर्म के बिना पे आपको जो है वो यहाँ पे अरेस्ट जो है वो किया है। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब जब भी आप किसी को भी अरेस्ट करो, डियर पुलिस, जब भी कभी भी किसी को भी अरेस्ट करो, उसको जाते ही सीधा बताओ कि इसको क्यों जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो पहला क्या है? पहला पास है आपके पास, पहला पॉइंट है कि सबसे पहले उसको ये बताओ कि उसको क्यों जो है आपके पास यहाँ पे अरेस्ट जो है वो किया है। यस सर, ठीक है सर। क्लियर? ओके सर। और क्या करना है? और अगर ये आपसे सीधा कहे ना जेल में बैठ करके, क्या सर मुझे मेरे लॉयर से मिलना है, यस सर, तो डियर पुलिस इसको बिल्कुल भी मना मत करना। इसको बोलना बुलाओ तुम्हारे लॉयर को। क्या करना है? इसको बोलना है बुलाओ तुम्हारे लॉयर को। यानी सर, यानी इसको बिल्कुल बताना है कि तुम्हारे पास अपना लीगल प्रैक्टिशनर बुलाने का पूरी की पूरी चॉइस है। क्या है? तुम्हारे पास पूरी की पूरी चॉइस है कि तुम अपने मन मर्जी के वकील को जो है वो बुला सकते हो। सर मतलब जब भी पुलिस किसी को भी अरेस्ट करो तो क्या करना है? सबसे पहले उसको अरेस्ट करने के रीजंस बताओ। दूसरा, अगर वो कहता है कि मुझे मेरे लीगल ऑफिसर से बात करनी है, तो उसको बिल्कुल उसको बिंदास बात कराओ। और अगर मान लो वो नहीं कहता है तो उसको बोलो कि भैया तुम्हारे पास हक है कि तुम चाहो तो अपना लॉयर को जो है वो बुला सकते हो या लीगल एडवाइस जो है वो ले सकते हो। ओके सर। फिर क्या करना है सर? फिर विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो प्रोड्यूस कर देना है। क्या करना है? विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है सर, ये भी कर देंगे। फिर क्या करना है सर? फिर और चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या? अगर किसी भी इंसान की कस्टडी, किसी भी इंसान की कस्टडी आपको एक सर्टेन पीरियड से ज्यादा लेनी है, यस, किसी भी इंसान की कस्टडी आपको एक सर्टेन पीरियड से ज्यादा लेनी है, तो फिर आपको अथॉरिटी की परमिशन जो है वो लगेगी। क्या लगेगी? यस, अथॉरिटी की परमिशन जो है आपके पास यहाँ पे लगेगी। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। क्या क्या चीजें याद करनी है? सबसे पहला आपको याद करना है कि सर प्रोटेक्शन, आर्टिकल 22 क्या करता है? इट गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके सर। फिर क्या बोला गया इसमें? इसमें बोला गया है कि अगर आप किसी को भी अरेस्ट करते हो तो सबसे पहले क्या करना है? उसको बताना है रीजन। उसको बताना है रीजन। फिर उसको बोलना है कि तुम जो है लॉयर हायर कर सकते हो। ओके सर। फिर 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस कर देना है। ओके सर। तो ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड अगर एक सर्टेन पीरियड से ज्यादा तक अगर उसको अरेस्ट करके रखना है, उसको कस्टडी में रखना है, तो फिर आपको जो है वो अथॉरिटी की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो सर मान लो एक बात बताओ, हाँ सर, ये ना ये कोर्ट ना सर कई बार जब कभी भी किसी के ऊपर केस वेस होता है ना सर, तो दो तीन तरीके के वर्ड देता है सर, मुझे समझ नहीं आता क्या वर्ड्स होते हैं। तो मतलब मान लो कोई एक इंसान है ए, हाँ सर ठीक है, एंड सर कभी तो उसको बोल देते हैं कि यू आर एक्विटेड, कभी उसको बोल देते हैं यू आर, है ना, कन्विक्शन किया है। तो सर इन सब के मतलब क्या होते हैं? तो इनके मतलब समझो। अगर ए जो आपके पास है, यस सर, ए के खिलाफ में जो इसका जुर्म है वो प्रूव हो गया, तो इसका मतलब सर ही इज गिल्टी। यस, अगर ए के सामने उसका जुर्म जो है वो प्रूव हो गया, तो फिर वो कैसा होगा? ही विल बी गिल्टी। एंड जब ये गिल्टी होगा तो फिर इसका क्या होता है? तो फिर इसका होता है सर कन्विक्शन। क्या होता है? इसका होता है सर कन्विक्शन। और मान लो अगर आप इसका जुर्म जो है वो प्रूव नहीं होता है ना, और इसको अगर बाइज्जत बरी किया जाना होता है, तो फिर मान लो नॉट गिल्टी होगा। कैसा? ये होगा फिर नॉट गिल्टी। एंड नॉट गिल्टी वाले केस में हम उसको क्या करते हैं? जज साहब उसको कर देते हैं एक्विटेड। क्या करते हैं? एक्विटेड। तो ये वर्ड्स के मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्विटेड मतलब नॉट गिल्टी, एंड कन्विक्शन मतलब गिल्टी। कहते हैं ना उसका कन्विक्शन हो गया, तो कन्विक्शन का क्या मतलब है? गिल्टी। करेक्ट? कन्विक्शन मतलब गिल्टी,
एक्विटेड मतलब नॉट गिल्टी। जैसा, तो अब देखो क्या होता है आपके पास चीजें। तो सर इसका मतलब, मैं अगर कोई भी क्राइम, सर क्राइम छोड़ो सर, क्राइम नहीं, हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ सर। सर ये मैं हूं, हाँ सर, एंड ये लॉ है। यस सर। अगर मैंने इस लॉ के अगेंस्ट में कुछ भी किया, यस सर, तो उसको बोला जाएगा क्राइम। बिल्कुल सही समझे। यस सर। फिर सर पुलिस आकर के मेरे को करेगी अरेस्ट। बिल्कुल सही समझे। फिर सबसे पहले पुलिस मुझे ये बताएगी कि मेरे को क्यों अरेस्ट किया गया है। फिर सब बाद में पुलिस मुझे ये बताएगी कि मेरे पास लीगल एडवाइस का या अपने लॉयर को लेने का हक है। फिर तीसरा तीसरा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है सर मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड चौथा, उसके बाद जो है सर, अगर एक लॉन्ग पीरियड के बाद भी अगर मेरे को इनको अपने पास रखना है, तो इसके लिए सर एक अथॉरिटी की परमिशन जो है इनके पास यहाँ पे लगेगी। अच्छा सर, ये सब क्या है? ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। एंड अगर ये फॉलो हो गया, ये बिल्कुल सही तरीके से फॉलो हुआ, तो उसके बाद जो भी जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सब कुछ लिया जा सकता है। सर क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ क्या हुआ है, फॉलो जो है आपके पास यहाँ पे हो चुका है। अच्छा सर, सर मैं ना आपको एक बात बताऊं, क्या क्या? सर मैं ना ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं। क्या नहीं करोगे? सर मैं ना, ये जो लॉ है ना, लॉ, हाँ, इस लॉ के अगेंस्ट में कभी जाऊंगा ही नहीं सर। तो सर मैंने कुछ क्राइम किया ही नहीं सर, तो फिर मैं कभी अरेस्ट होऊंगा ही नहीं सर। ये सर, तो प्रोसीजर प्रोसीजर कुछ भी होगा ही नहीं सर। बेटा ऐसा मत सोचो सर। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम इस लॉ के अगेंस्ट जाओ ही जाओ। जरूरी नहीं है कि आप इस लॉ के अगेंस्ट जाओ ही जाओ। अगर तुमने इस लॉ के अगेंस्ट जाने की सोची भी, अगर तुमने इस लॉ के अगेंस्ट जाने की सोची भी, या पुलिस को ऐसा लगा कि आप इस लॉ के अगेंस्ट जाने की सोच भी सकते हो, तो भी पुलिस ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो कर सकती है। सर मतलब मैंने लॉ के अगेंस्ट गया नहीं हूं, मैंने सिर्फ अगर सोचा भी, या पुलिस को ऐसा लगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो भी पुलिस ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो कर सकती है। मतलब आपको अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद आपको रीजन बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको जो है वो लीगल एडवाइस के लिए बोल दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यस सर। एंड अगर और भी ज्यादा प्रोड्यूस करना है, के लिए डिटेन करके रखना है, तो फिर आपको परमिशन जो है वो लगेगी। तो सर फिर भी ये चीज हो सकती है। यस, फिर भी ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे हो सकती है। सर मैं कुछ समझा नहीं बेटा, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अब जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो हम लोग समझते हैं, तो डिटेंशन जो आपके पास होती है, यस सर, ये डिटेंशन जो है वो दो तरीके की होती है। कैसी होती है? सर दो तरीके की होती है। एक तो होती है जिसको बोला जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन। और एक होती है जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्या क्या हुआ? एक तो आपके पास हुई प्यूनिटिव डिटेंशन, एक आपके पास होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी भी क्राइम के होने की शक्यता से पहले उस क्राइम के होने को रोकने के लिए ये जो है आपके पास यहाँ पे अरेस्ट जो है वो, डिटेन जो है वो किया जाता है। क्लियर? यस। यानी ये कैसे होगा? ये होगा बिफोर कमिटमेंट ऑफ द क्राइम। बिफोर कमिटमेंट ऑफ द क्राइम। यस, अगर पुलिस को लगा कि आप जो है सर, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मतलब मान लो आप जो है, यस सर, कोई नेता हो, यस सर, एंड आप जो है भड़काऊ बयान देने वाले हो जिससे कि दंगे जो है वो होने लग जाएंगे, तो एक दिन चुपचाप से पुलिस आएगी और बोलेंगे नेताजी घर से बाहर मत निकलना। क्यों? क्योंकि आपको किया जाता है डिटेन। अरे कैसा डिटेन? प्रिवेंटिव डिटेन। ये सभी को, यस सर, इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलो, तो सर प्यूनिटिव डिटेंशन कैसा होता है? जब कोई क्राइम कमिट कर दिया, यस, डिटेंशन आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। अगर कोई क्राइम कमिट हो गया, तो उसके बाद जो डिटेंशन होता है उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। यस, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। अच्छा सर ना, आपको पता है क्या हुआ सर? सर मेरे ना गांव में ना एक जना पुलिस की नौकरी में लग गया सर। हाँ सर, वो बार बार मुझे आकर के डराता रहता है सर। क्या डराता रहता है? सर वो बार बार मुझे आकर के कहता है मैं तेरे को अरेस्ट कर दूंगा। मैंने कहा भैया मैं जो है किसी भी लॉ के अगेंस्ट में जाकर के कोई भी क्राइम जो है वो कर ही नहीं रहा, तो फिर तुम मुझे कैसे अरेस्ट कर दोगे? वो ना सर बार बार मुझे कहता है कि मैं फिर भी अरेस्ट कर सकता हूँ,
तो क्या सर वो मुझे प्रिवेंटिव डिटेन कर देगा? बेटा तुम ना उसको बोल देना कि हम ना रात को 10 बजे वाली लखावत सर की यूपीएससी की क्लासेस लेते हैं। हाँ, फालतू का बेवकूफ मत बनाओ मुझे। तो मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन कंसेप्ट तो है, मगर कोई तुमको ऐसे ही मन मर्जी से प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है वो नहीं डाल सकता। यस, कोई तुम्हें ऐसे ही मन मर्जी से प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है वो नहीं डाल सकता। मतलब इसकी भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं, इसकी भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं सर। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ तभी किया जा सकता है। यस, व्हाट आर दी ग्राउंड्स? प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर बात सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की हो। किसकी हो? अगर बात आपके पास यहाँ पे, चलिए यस, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड्स। हाँ जी सर, ग्राउंड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन तभी किया जा सकता है अगर बात सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट की हो। अगर स्टेट की सिक्योरिटी की बात आई तो फिर आपको बिंदास जो है वो घर से उठा लिया जाएगा। सर उठा नहीं, वहीं पे घरबंदी भी कर देते हैं। यस, तो आपको जो है वो डिटेन कर लिया जाता है। यस सर। अगर दूसरी बात, अगर बात मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की हो, अगर बात मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की हो, कि अगर आप अपनी किसी भी भड़काऊ बयान दे करके या और किसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर कह करके या कोई मैसेज करके या आप अपने किसी एक्ट के थ्रू अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की ऐसी शक्यता है, तो फिर भी आपको प्रिवेंटिवली डिटेन जो है वो किया जा सकता है। बिल्कुल सर। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज, और भी है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड इसेंशियल सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड इसेंशियल सर्विसेज। अगर आप इनको डिसरप्ट करने की है ना, सप्लाईज को डिसरप्ट करने की या जो इसेंशियल सर्विसेज हैं। अरे राहुल अग्रवाल प्लीज, ये रुचि अग्रवाल कौन है ये जो पेन चला रहा है? रुचि अग्रवाल। यस। तो अगर आप जो है सप्लाईज है, इसेंशियल सर्विसेज है, इनको अगर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करने हो या ऐसी शक्यता होती है, तो भी जो है आपको प्रिवेंटिवली यहाँ पे डिटेन जो है वो किया जा सकता है। यस सर। और अगर बात आपके पास यहाँ पे डिफेंस की आ जाए, अगर बात आपके पास फॉरेन अफेयर्स की आ जाए, यस, या फिर बात अगर आपके पास सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की जो है आपके पास आ जाए, तो ऐसा इनमें से अगर कोई भी चीज आपके पास यहाँ पे आती है, तो फिर आपको बिंदास प्रिवेंटिवली डिटेन जो है वो किया जा सकता है। यस सर। सर अगर मैंने एक बार अगर मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में चला गया, तो मेरे को सर ये लोग कब तक नहीं छोड़ेंगे? बेटा 3 महीने तक जो है आपको यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। तो क्या बात कर रहे हो? 3 महीने के बाद 3 महीने तक जो है वो मेरे को पकड़ के रखेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मुझे ना। उनकी मर्जी आई तो वो आपको 3 महीने तक जो है वो आपको पकड़ करके रखेंगे। सर उसके बाद तो छोड़ देंगे ना ना ना, उसके बाद भी छोड़ेंगे? उनकी मर्जी हुई तो मतलब 3 3 3 3 3 3 परमिशन लेते रहो और 3 3 महीने जो है वो आगे बढ़ाते रहो। तो ये चीज है आपके पास यहाँ पे जो वो चलती रहती है। सर परमिशन किससे लेनी है? किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेनी है सर, किसी भी अथॉरिटी से। अरे किसी भी अथॉरिटी से नहीं, जो इसके लिए आपके पास लायबल होता है या फिर जिसके पास इक्वल इक्वल राइट होता है एज एन हाईकोर्ट के जज के बराबर का। तो हाईकोर्ट के जज के बराबर की क्वालिफिकेशन रखने वाले इंसान से आपके पास यहाँ पे, वैसी अथॉरिटी से आपके पास यहाँ पे परमिशन जो है वो लेनी होती है। तो ऐसे परमिशन ले लेकर के 3 3 3 3 3 3 3 महीने तक जो है आप उसकी डिटेंशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। चलो सर। तो सर अगर मेरे को डिटेन किया, तो फिर उनको क्या मुझे रीजन बताना पड़ेगा? यस, बिल्कुल आपको रीजन जो है वो बताना पड़ेगा। सर हमेशा रीजन बताएंगे? नहीं, हमेशा की बात नहीं है। तो मतलब अगर मुद्दा देश की सिक्योरिटी का हो, यस सर, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि आपको बताए ही नहीं कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नथिंग अबव नेशन, देश से ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यस। तो अगर ऐसा समझा जाता है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, यस, इन सभी के लिए अगर आपको नहीं बताना ही जरूरी है ना, या ऐसा ही लाजमी है, तो फिर आपको नहीं भी बताएंगे। क्लियर सभी को? तो फिर आपको नहीं भी बताएंगे। यस। चलिए सर। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। डन यहाँ तक सभी को? यस, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? चलो सर, गुड वन गुड वन गुड वन। चलिए, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, राइट डाउन। क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े आपने अभी तक?
क्या क्या कीवर्ड्स है आपने यहाँ पे पढ़ा है? राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स. Yes, I'm seeing. Write down fast. लिखिए जल्दी से. Just write fast. All the keywords. संयमिता, good one. Expose facto, double jeopardy, no self-incrimination, good one. Good, Geshri, good. Bhumika, good. संयमिता, good. Good, 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 good. पल्लवी ने भी कर लिया है, अच्युत ने भी कर लिया है. गुड 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 गुड. और किसने किया है? संध्या रावत ने भी किया है. गुड. मोना दीक्षित ने भी कर लिया. गुड वन. ठीक है ना? रिवाइज करना मतलब कमेंट करना इज लाइक रिवाइज करना. अभी की रिवाइज हो गया. उससे भी पता चल जाता है किसने अटेंटिवली पूरे लेक्चर को जो है वो देखा है. गुड. यस गुड. गुड गुड गुड. ये किसने किया है? मैथिली ने. गुड वन गुड वन. और किसने किया है? मैथिली से करने अभी तक. संजू ने भी रिवाइज कर लिया है. गुड. गुड 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 गुड. चलिए. ओके गुड वन. आगे समझते हैं. आगे चलते हैं. यस. तो सर ना हम ना एक चीज समझ गए. क्या चीज समझ गए? कि सर ये जितनी भी बातें सर करी जा रही है ना, ये सारी बातें कर रही जा रही है सर हमारे राइट टू लाइफ के बारे में. किसके बारे में? हमारे राइट टू लाइफ के बारे में जो है वो बात करी जा रही है. यस सर. सर मेरे को ना एक डाउट है. कैसा डाउट है? सर मेरे को ना ये चीज बताओ. जैसे राइट टू लाइफ होता है ना, क्या वैसे ही राइट टू डाई भी होता है? यस. जैसे राइट टू लाइफ होता है. यस. जैसे राइट टू लाइफ होता है, क्या वैसे ही राइट टू डाई भी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है. राइट टू डाई भी आपके पास यहाँ पे जो है वो होना चाहिए सर. बिल्कुल सर. तो सर इसको लेकर के जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो क्या कहना है, या सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्या कहना है, चलो इसको जो है वो समझते हैं. तो देखो क्या होता है आपके पास कि जैसे आप लोगों को पता है कि नहीं पता ही है. मान लो अगर आपकी डेथ हो जाती है और अगर आपको किसी ने मार दिया और अगर कोई केस वेस नहीं करा कुछ भी, तो स्टेट जो है आपके अगेंस्ट में जो है वो केस करता है. मतलब आपके अगेंस्ट में क्या, आपके लिए जो है वो लड़ता है, आपके लिए जो है वो केस करता है. सर ऐसा क्यों? क्योंकि
आप जो होते हो ना ये सर, स्टेट के रिसोर्स होते हो। एंड अगर आपकी कोई हत्या करता है, इसका मतलब है किसी उसने स्टेट के रिसोर्स की जो वो को जो है वो खत्म किया है, तो स्टेट जो है इसके लिए लायबल है। यस, कि वो इसके लिए जो है वो केस करे, या जो भी सॉल्यूशन तक जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो पहुंचे। तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। चलो सर, तो सर बताओ सर, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई, क्या राइट टू लाइफ जैसे है वैसे के वैसे ही राइट टू डाई भी है क्या? कि अगर मेरे पास जीने का हक है, तो क्या मेरे पास मरने का भी समान अधिकार यहाँ पे है क्या? यस सर। तो ये ना एक लॉन्ग टर्म डिबेट है, क्या है ये आपके पास एक लॉन्ग टर्म डिबेट जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई में आपके पास एक लॉन्ग टर्म डिबेट चलती है, बहुत सारे केसेस होते हैं, और हर केसेस का आपके पास अलग अलग जजमेंट्स होता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स भी जो है वो होते हैं, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है आपके पास यहाँ पे इवॉल्व जो है वो होता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 1954 का जो है आपके पास टाइम होता है। तो कौन सा टाइम? 1954 का टाइम। 1954 के टाइम में आपके पास एक केस आता है जिसको बोलते हैं पी राथिनम केस। क्या बोलते हैं? पी राथिनम केस। यस सर। तो पी राथिनम केस के अंदर बोला गया कि ये आईपीसी जो है, हाँ सर, इसके अंदर एक सेक्शन है 309। अच्छा सर। एंड ये जो आईपीसी के अंदर सेक्शन 309 है, ये सर, ये कहता है कि सुसाइड करना जो होता है, क्या चीज? सुसाइड करना जो होता है, ये सर, ये एक क्रिमिनल अटेम्प्ट है। ये क्या है? ये एक क्रिमिनल अटेम्प्ट है सर। बिल्कुल सही बात है। अरे काय की सही बात है सर, क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जिंदगी है, तो राइट टू डाई भी तो तुम्हारा होना चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे इसको जो है वो चैलेंज किया जाता है कि सर, अगर आईपीसी की धारा सेक्शन 309 कहती है कि सुसाइड जो है वो क्रिमिनल अटेम्प्ट है, ये जो बात कही गई है, ये जो धारा में ये जो कहा गया है कि सुसाइड जो है वो क्रिमिनल अटेम्प्ट है, ये वैलिड है या फिर नहीं? यस, इज इट वैलिड और नो? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में ये वाली बात जो है आपके पास यहाँ पे आती है कि जैसे राइट ऑफ लाइफ को फंडामेंटल राइट बोला गया, इसी तरीके से राइट नॉट टू लिव, ये भी आपके पास एक फंडामेंटल राइट जो वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस। वकील साहब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जैसे राइट टू लाइफ आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, वैसे ही राइट नॉट टू लिव, ये भी आपके पास एक फंडामेंटल राइट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सर? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपकी बात में जो है वो दम है ना, हम जो है वो सोच विचार जो है वो करेंगे इसके ऊपर। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो आती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो सेक्शन 309 था आईपीसी का, यस सर, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सर ऐसा क्यों किया सर? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मतलब ऐसे कोई भी अगर वकील जाएगा तो मतलब जो है डिक्रिमिनलाइज कर देगा, मतलब क्यों किया सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? बेटा आप समझो, अगर मान लो तुम्हारे किसी दिन मन में आया, तो क्या मन में आया कि आज जो है मेरे को फांसी खा लेनी है, सुसाइड कर लेनी है। अच्छा सर, तो फांसी खा के मर ही जाना। क्यों सर? क्योंकि फांसी खा के मर जाओगे तब तो छूट जाओगे। मान लो अगर तुमने फांसी खा ली, मगर तुम्हारी फांसी सफल नहीं हुई, और तुम जो है वो बच गए, है ना, सुसाइड का तुमने अटेम्प्ट किया और तुम जो है वो बच गए। अच्छा, तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली तुमने एक क्राइम कर दिया है। ओहो हो सर, यस, तुमने एक क्राइम कर दिया है। एंड अब पुलिस ना, ऐसे भी तुम तो जीने जीने वाले थे ही नहीं, अब अगर तुम्हारी जान बच भी गई तो पुलिस भी तुमको वापस पकड़ के और जो है वो सजा और देगी कि बताओ सुसाइड का जो है कैसे कर लिया, तो सजा जो है वो और देगी। तो ये चीज यहाँ पर जो है वो आपके पास होती है। तो इस वजह से कि अगर कोई बच गया तो यार उसको सजा थोड़ी ना दे दोगे कि भाई बच कैसे गया तुम। यस सर, इस वजह से इसको जो है वो डीक्रिमिनलाइज आपके पास यहाँ पे किया जाता है। क्लियर? सभी को समझ आया? यस। कि पहले क्या होता था, मान लो अगर किसी इंसान ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया एंड अगर वो बच गया, तो बच गया तो आपने तो बोल दिया भैया आपने तो है वो क्राइम किया है, अब क्राइम किया तो आपको सजा मिल जाएगी यहाँ पे। यस, सजा मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज है आपके पास यहाँ पे होती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट केस को डीक्रिमिनलाइज है वो कर देती है। वाह सर, कितनी अच्छी बात है सर, है ना, कितनी अच्छी बात है। अरे अच्छी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी आगे तो देखो और भी केसेस जो है आपके पास यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है सर। तो वक्त बदला और 1996 का टाइम जो है आपके पास आता है। 1996 में आपके पास एक केस होता है जिसको बोलते हैं ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर केस बड़ा ही मजेदार केस था ये। ज्ञान कौर केस में आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि समझना, इनके ऊपर केस चला जाता है अबैटमेंट टू सुसाइड का। किसका? अबैटमेंट टू सुसाइड। सर मतलब मेरे को समझा नहीं। इस केस में आपके पास क्या होता है कि इनकी जो डॉटर इन लॉ होती है, इनकी जो डॉटर इन लॉ होती है,
वो जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। अच्छा, तो सर इसमें इनका क्या कसूर, हाँ इनका क्या कसूर है? तो इनको जो है वो जो है वो पुलिस पकड़ लिया, और फिर इनके ऊपर केस जो है वो चलता है। तो ज्ञान कौर के ऊपर केस चलाया जाता है कि आपने उकसाया है कि सुसाइड करो। तो सर ज्ञान कौर क्या कहती है? ज्ञान कौर कहती है कि मैंने तो मेरी बहू को जस्ट बोला था कि तुम्हारे पास राइट टू लाइफ की तरह राइट टू डेथ भी है, जस्ट एग्जीक्यूट योर राइट। सर उस पगली ने मेरी बात समझ ली, मान ली और मर गई, तो मैं क्या करूं? मेरी जो है वो क्या गलती है आपके पास यहाँ पे? यस। क्या कहा ज्ञान कौर ने? ज्ञान कौर ने कहा कि जैसे मैंने मेरी बहू को सिर्फ इतना ही कहा कि जैसे तुम्हारे पास राइट टू लाइफ है ना, वैसे ही तुम्हारे पास राइट टू डाई भी है, मर क्यों नहीं जाती हो? यस सर। तो उसने, मैंने तो बस उसको बोला था और उसने तो इसको एग्जीक्यूट कर लिया। वैसे तो मेरी कोई बात मानती नहीं थी वो, मगर देखो इस बात को उसने मान लिया। यस सर। तो मैंने तो जस्ट कहा था, वो उसने उसको जो है एग्जीक्यूट कर लिया, तो मैं क्या करूं? तो ये बात जो है अगर आपके पास आती है, एंड इसके चलते फिर सुप्रीम कोर्ट के समझ में आई कि ये जो चीज हो गई हमसे, वो क्या हुआ है, वो थोड़ा सा जो है वो गलत हो गया है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पिछला रूल था उसको क्या किया, ओवर रूल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड पी रैटिनम केस। उसको क्या किया, इसको जो है यहाँ पर आपके पास, यस, पी रैटिनम केस को जो है वो ओवर रूल जो है आपके पास यहाँ पे कर देती है। चलो सर। तो राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई में ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है चलती है। तो सर राइट टू डाई का सर हुआ क्या? तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है, प्लीज ध्यान रखना, दैट राइट टू नॉट लिव, है ना, राइट टू नॉट लिव शुड ओनली बी एक्सरसाइज। अब प्लीज ध्यान रखना, इसमें ओनली वर्ड है, शुड ओनली बी एक्सरसाइज, यस, इन नेचुरल डेथ, यस, नॉट इन क्रिमिनल और एक्सीडेंटल डेथ। उसमें राइट टू डाई जो है वो नहीं आता है। तो मतलब तुम्हारा मन क्या मरना है, एक ना एक दिन गाड़ी स्पीड में चला करके जो है वो जाकर के भिड़ गई किसी से, और बोल दिया हमने तो हमारे राइट टू डाई को जो है वो इंक्लूड किया है ना, ये सब उसको जो है एग्जीक्यूट किया है ना, उसके बाद अपना खूब सारा जो है वो बोल दो कि इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारा पैसा दो। नहीं भैया, आपने क्राइम किया है। यस, आपने क्राइम किया है, किसी तरह का कोई भी पैसा जो है वो नहीं मिलता है उसमें। तो अगर नेचुरल डाइट है, आप परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए हो, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, डॉक्टर्स अगर उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो फिर उस केस में जो है वो राइट टू नॉट लिव जो है एक्सरसाइज किया जा सकता है। बट ये जो आपके पास क्रिमिनल डेथ्स होती हैं या फिर एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, सुसाइड्स होती हैं, उनको जो है इसमें आपके पास यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया जाता है जैसा। तो सर ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं, यहीं पे एक और बात भी जो है आपके पास साइमल्टेनियसली, जब ये आपके पास चल रहा था 1954 से लेकर के 1996 तक की ये जो कहानी चल रही थी आपके पास पी राठीनम और ज्ञानकौर वाली, तो साइमल्टेनियसली एक और कहानी भी जो है आपके पास यहाँ पे जो वो चलती है। सर कौन सी कहानी आगे आपके पास एक और चलती है? तो देखो क्या होता है, आपके पास 1973 का टाइम होता है, अच्छा सर, एंड यहाँ पर आपके पास एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम होता है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, यस सर। एंड इस हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी नर्स जो है आपके पास यहाँ पे काम करती होती है, यस सर, जिनका नाम होता है आपके पास अरुणा संभाग। अरुणा संभाग जो है यहाँ पे काम कर रही होती है। तो एक दिन जो है वो क्या होता है कि बड़ा ही खराब सा दिन होता है वो, एंड अरुणा संभाग का जो है वो रेप कर लिया जाता है, एंड रेप करके ट्राई किया जाता है रेपिस्ट के थ्रू कि वो जो है इनका यहाँ पे मर्डर जो है वो कर दें। बट अरुणा संभाग जो है वो यहाँ पे मरती नहीं है, और वो जो है आपके पास यहाँ पे कोमा में जो है वो चली जाती है। क्या करती है? वो जो है यहाँ पर आपके पास कोमा में जो है वो चली जाती है। तो अरुणा संभाग का क्या हुआ? अरुणा संभाग जो है आपके पास एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जब वो चली जाती है। तो हॉस्पिटल की जो नर्सेस होती हैं, मतलब एक इवेंट था, ऐसा था जिसमें आप यहाँ पे देखते हो कि एक लेडी के साथ क्या होता है, ये भी दिखता है कि किसने, मतलब कि इंसान कितना खराब जो है वो हो सकता है कि रेप ही कर दे और मारने की कोशिश कर दे। मगर साथ में यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से आपके जो साथ के जो लोग होते हैं, जो आपके कलीग्स होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके परिवार वाले होते हैं, वो बुरे वक्त में आपके साथ कितना साथ भी जो है वो आते हैं। तो अरुणा संभाग की जो जितने भी उनके साथ की नर्सेस थी, उन्होंने उसकी फिर पूरी जो उनकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ थी जिसमें वो कोमा स्टेट में होती है, तो उसमें उनकी पूरी सेवा करती है, उनका पूरा ध्यान जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो है वो रखा जाता है। तो 1973 से ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे चलता रहता है।
मगर एक वक्त आता है 2010 का। कौन सा वक्त है? 2010 का आपके पास यहाँ पे टाइम आता है। एंड 2010 के टाइम में अरुणा की एक फ्रेंड थी, अरुणा फ्रेंड, अरुणा की एक दोस्त होती है, उनसे ये सब देखा नहीं जाता। और वो देखती है कि भाई ये सब जो है वो आपके पास यहाँ पे कब तक जो है वो चलता रहेगा। और इस वजह से वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करती है। किस चीज की एप्लीकेशन है? फॉर यूथनेशिया। यस, वो अरुणा के यूथनेशिया के लिए जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो दायर करती है। अब सर ये यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया आपके पास होता है जिसे हम कहते हैं मर्सी किलिंग। यस, यूथनेशिया क्या है? इट इज मर्सी किलिंग। यूथनेशिया जो है आपके पास अपने पास यहाँ पे दो तरीके से किया जा सकता है। तो कैसे? एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया, और एक होता है जिसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में तो क्या किया जाता है कि कोई ड्रग दे दिया, कोई दवाई दे दी, कोई इंजेक्शन दे दिया, उसके थ्रू जो है हम लोग उसकी जो है डेथ जो है वो यहाँ पे आपके पास कराते हैं। एंड पैसिव यूथनेशिया के अंदर आपके पास यहाँ पे, यस, पैसिव यूथनेशिया में आपके पास यहाँ पे क्या किया जाता है? पैसिव यूथनेशिया में इसको मैं कैसे बोलेंगे, इसके बोलेंगे कि भाई जीने के लिए जो जरूरी है ना, वो मत करो। यस, है ना, उससे जब अगर डेथ हो तो उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। यस, कि भाई जिंदगी के लिए जो जरूरी है वो जो है मत करो। सो क्या बोलते हैं इसको? डेथ बाय नॉट डूइंग व्हाट इज नीडेड टू सेव द लाइफ, टू सेव द लाइफ। कि जान को बचाने के लिए, जैसे जैसे मान लो ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का सिलेंडर मत चेंज करो, मत दो दूसरा ऑक्सीजन। यस, या मान लो वेंटिलेटर के ऊपर रखने की जरूरत है, मत रखो। ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती है। तो सर क्या अरुणा को इंसाफ मिला? क्या अरुण इंसाफ तो देखो अरुणा को इंसाफ की बात तो देखो, रेप का कभी इंसाफ मतलब क्या ही होगा इसमें, तो क्या ही बोलेंगे इसको, एक बड़ा ही अजीब सा मैटर है ऐसा। बट क्या सर अरुणा को यूथनेशिया की परमिशन मिली? नहीं, अरुणा को यूथनेशिया की परमिशन नहीं। ये जो लॉन्ग डिबेट आपके पास यहाँ पे चलती रही, इसी बीच में अरुणा की जो है आपके पास बीमारी से जो है वो डेथ हो जाती है। यस, बट जब अरुणा की बीमारी से डेथ हो जाती है तो यहाँ पे वापस आपके पास बात आती है, यहाँ पर भी इससे भी आपके पास यहाँ पे बात आती है, विच इज राइट टू डाई। कि जो राइट टू डाई है वो आपके पास एक फंडामेंटल राइट जो है आपके पास यहाँ पे होता है या फिर नहीं होता। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। तो फिर सर और इसमें क्या होता है? और देखो ये तो केस यहीं तक आपके पास हो जाता है। फिर 2018 का टाइम आता है, 2018। एंड 2018 में 2018 में आपके पास फिर से केस होता है जिसको बोलते हैं कॉमन केस। एक एनजीओ होता है ये, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यूनियन ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है, क्या करती है सर? अलाउ करती है क्या चीज सर? यूथनेशिया, बट इन सर्टेन कंडीशंस, इन सर्टेन कंडीशंस। कि कुछ कंडीशंस के अंदर यूथनेशिया जो है आपके पास यहाँ पे अलाउड है। एंड वो सर्टेन कंडीशन कैसी होगी सर? वो होती है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। अगर उसमें चला जाए तो फिर आपके पास जो है ये होती है। एंड इसमें भी पर्सन हैज टू साइन अ लिविंग विल, है ना। आप इस तरीके से भी जो है आप जा सकते हो कि भाई आप अपनी एक लिविंग विल बना दो कि अगर मान लो कल को कुछ ऐसा हो कि मैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाऊं, तो फिर हमारे लिए जो है वो यूथनेशिया को जो है आपके पास यहाँ पे राइट जो है वो मतलब यूथनेशिया को जो है वो एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, तो सर अभी जो आपने यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक्टिव यूथनेशिया होता है और पैसिव यूथनेशिया होता है। यस सर। तो प्लीज ध्यान रखना, किसी को ड्रग दे करके मारना इज क्राइम। यस सर। बट वो करो जो जीने के लिए जरूरी है, वो ना करो। यस सर। तो ये जो है वो अलाउड है। क्लियर? तो यानी यानी सर इंडिया में जो यूथनेशिया की परमिशन मिली है वो भी कौन से? सर पैसिव यूथनेशिया की परमिशन भी मिली है। एक्टिव यूथनेशिया इज स्टिल बैन। क्लियर? तो इंडिया में ओनली पैसिव यूथनेशिया, सॉरी पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड। और ये भी कब? जब मेडिकल रिकमेंडेशंस आपके पास हो, मेडिकल बोर्ड पूरा का पूरा रिकमेंड करे कि हाँ ये जो है वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जो है वो जा चुके हैं, तभी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो अलाउड है। अदरवाइज जो है वो अलाउड नहीं है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो हमने क्या क्या देखा? सर हमने देखा आर्टिकल नंबर 20, 21,
एंड 22। एंड इनसे जुड़ी हुई जितनी भी जरूरी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है, जहां से आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, वो सब हमने देखा। मैंने आपको एक न्यूज आर्टिकल के थ्रू बताया कि कैसे एक न्यूज पेपर पूरा का पूरा आपके सब्जेक्ट को जो है वो रिवाइज करवाता है, या कैसे वहां से आपको नोट्स को जो है वो अपडेट करना होता है। क्लियर? तो इन तीनों आर्टिकल से ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं।